क्या आपने कभी सोचा है, मेरा मतलब है जो लोग हमारा ये डीप डाइव सुन रहे हैं, जब हम सुपरमार्केट में चेकआउट काउंटर पर खड़े होते हैं तो एक बहुत ही आम सी घटना घटती है। हाँ, वो कैशियर किसी भी प्रोडक्ट को एक मशीन के सामने से गुजारता है और एक छोटी सी बीप की आवाज आती है। बिल्कुल, वो बीप बजती है और स्क्रीन पर कीमत आ जाती है। हम इसके इतने आदी हो चुके हैं कि हमें लगता है मशीन ने उन काली लाइनों को पढ़ लिया है, पर मजेदार बात यह है कि वो स्कैनर उन काली लाइनों को पढ़ ही नहीं रहा होता है। वो असल में उन काली लाइनों के बीच जो सफेद खाली जगह होती है ना, मशीन उसे पढ़ रही होती है। हाँ, और यहीं से डिजाइन और साइंस का एक बहुत ही दिलचस्प खेल शुरू होता है। वो जो बीप की आवाज है वो सिर्फ एक आवाज नहीं है, वो इस बात का सबूत है कि डिजाइनर ने फिजिक्स और प्रिंटिंग के कड़े नियमों का पालन किया है। एकदम सही कहा, और आज हम इन्हीं नियमों की गहराइयों में जाने वाले हैं। इसी बात पर मैं बता दूं, आज की हमारी इस चर्चा या कह लें डीप डाइव का स्रोत है एक बेहद खास किताब, ग्राफिक डिजाइन रेफरेंस एंड स्पेसिफिकेशन, जिसका चैप्टर 12 हम आज खंगालने वाले हैं। हाँ, और हमारा मिशन है उन आम सी दिखने वाली काली और सफेद लाइनों के पीछे के विज्ञान को डिकोड करना, चाहे वो बारकोड हो या क्यूआर कोड। ये सिर्फ लाइनें नहीं हैं, ये डिजिटल और भौतिक दुनिया को जोड़ने वाले पुल हैं। बिल्कुल। और आगे बढ़ने से पहले जो लोग हमें सुन रहे हैं, ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक विश्लेषण के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगर कोई इस बेहतरीन किताब की फिजिकल कॉपी अपने हाथों में लेना चाहता है तो वो स्क्रीन पर दिए गए क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हैं या नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए बुक लिंक पर जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे सबसे आम यूपीसी बारकोड से। हाँ, यूनिवर्सल प्रोडक्ट कोड। वो देखने में तो ये सिर्फ कुछ वर्टिकल यानी खड़ी लाइनों की एक सीरीज होती है, लेकिन स्रोत बताता है कि इसके नियम बहुत सख्त हैं। जैसे इसका स्केल को लेकर नियम है कि आप इसे ओरिजिनल साइज के 85% से लेकर 120% के बीच ही प्रिंट कर सकते हैं। 85 से 120 मतलब हम इसे अपनी मर्जी से डिजाइन में कहीं भी छोटा सा नहीं चिपका सकते? बिल्कुल नहीं, और इसका एक ठोस तकनीकी कारण है। सुपरमार्केट के जो स्कैनर्स होते हैं उनके लेजर बीम की एक तय मोटाई होती है। अच्छा, तो अगर हम बारकोड को 85% से ज्यादा छोटा कर दें तो वो काली लाइनें इतनी पास आ जाएंगी कि लेजर उनके बीच का फर्क ही नहीं समझ पाएगा। और अगर 120% से बड़ा कर दिया तो सिंगल स्कैन में पूरा कोड मशीन की नजर में नहीं आ पाएगा। बाप रे, मतलब मशीन कंफ्यूज हो जाएगी। मशीन के कंफ्यूज होने की बात से मुझे स्रोत में दी गई एक और मजेदार बात याद आई। कौन सी बात? वो क्वाइट जोन वाला नियम। जब मैं इसके बारे में पढ़ रहा था तो मुझे कार पार्किंग की याद आ गई। कार पार्किंग? वो कैसे? मतलब जैसे अगर आप एक बड़ी गाड़ी पार्क कर रहे हैं तो आपको सिर्फ गाड़ी जितनी जगह थोड़ी चाहिए, आपको गाड़ी के दोनों तरफ थोड़ी खाली जगह चाहिए ताकि आप दरवाजा खोलकर बाहर आ सके। हाँ, ये तो है। बिल्कुल वैसे ही बारकोड के आसपास भी कम से कम 2.4 मिलीमीटर का, या जिसे 3x32 इंच कहते हैं, उसका एक कलर फ्री एरिया होना ही चाहिए। बहुत ही सटीक उदाहरण दिया आपने। इस क्वाइट जोन के बिना स्कैनर काम ही नहीं कर सकता। सच में? हाँ, सोचिए, स्कैनर कितनी तेजी से डेटा पढ़ता है। उसे कैसे पता चलेगा कि पैकेजिंग का डिजाइन कहाँ खत्म हो रहा है और बारकोड कहाँ से शुरू हो रहा है? ओह, तो वो खाली जगह से बताती है कि यहाँ से डेटा शुरू है। बिल्कुल, वो क्वाइट जोन असल में स्कैनर के लिए एक रनवे की तरह काम करता है। क्या बात है। पर जो चीज मुझे सबसे ज्यादा हैरान करती है वो डिजाइन नहीं बल्कि प्रिंटिंग मशीन का विज्ञान है। आप वेब प्रेस वाले नियम की बात कर रहे हैं ना? हाँ, स्रोत में साफ लिखा है कि जब बड़ी वेब प्रेस मशीनों पर प्रिंटिंग होती है तो बारकोड्स को रोलर्स के अक्रॉस वर्टिकली रन करना चाहिए। एक आम इंसान सोचेगा कि लाइनें आड़ी छपे या खड़ी, क्या ही फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। इसे समझने के लिए इंक स्प्रेड को समझना होगा। इंक स्प्रेड मतलब स्याही का कागज पर फैलना? बिल्कुल। मशीनें कागज के रोल्स को बहुत तेजी से प्रिंट करती हैं। जब इंक कागज पर गिरती है और रोलर्स उसे दबाते हैं तो इंक थोड़ी सी फैलती है। अच्छा, तो अगर बारकोड की लाइनें हॉरिजॉन्टल यानी लेटी हुई दिशा में होंगी तो क्या होगा? तो इंक फैलकर लाइनों को चौड़ा कर देगी। दो लाइनें आपस में मिल सकती हैं और वो जो सफेद खाली जगह है जिसे स्कैनर असल में पढ़ता है वो गायब हो जाएगी। बाप रे, बारकोड बर्बाद? हाँ, लेकिन अगर लाइनें वर्टिकल दिशा में गुजरती हैं तो इंक ऊपर या नीचे की तरफ फैलेगी। लाइनें थोड़ी लंबी हो जाएंगी पर उनकी चौड़ाई पर कोई असर नहीं पड़ेगा। वाह, ये तो सच में कमाल का इंजीनियरिंग समाधान है। और इंक को लेके एक और सख्त नियम है,
रंग बिल्कुल ठोस यानी सॉलिड होना चाहिए। मतलब स्पॉट कलर्स की स्क्रीन वैल्यूज या प्रोसेस कलर्स के ब्लेंड्स नहीं चलेंगे? बिल्कुल नहीं। मशीन को साफ किनारे चाहिए। ब्लेंड्स इस्तेमाल करेंगे तो किनारे धुंधले हो जाएंगे। ओह, रंगों की बात आई है तो मेरे दिमाग में एक खुराफाती सवाल आ रहा है। पूछिए। बारकोड हमेशा काले और सफेद ही क्यों दिखते हैं? मान लीजिए मेरी पैकेजिंग लाल और सफेद है, क्या मैं सफेद डिब्बे पर लाल रंग का बारकोड छाप सकता हूँ? लाल रंग भी तो डार्क होता है। यही तो डिजाइनर सबसे बड़ी गलती कर बैठते हैं और इसका जवाब छिपा है रिफ्लेक्टेंस के विज्ञान में। रिफ्लेक्टेंस मतलब रोशनी का टकरा कर वापस आना? हाँ, ज्यादातर ऑप्टिकल स्कैनर्स लाल रंग की लेजर रोशनी का इस्तेमाल करते हैं। अब फिजिक्स का नियम कहता है कि लाल रंग की चीज लाल रोशनी को सोखती नहीं है। अरे हाँ, वो उसे पूरी तरह वापस रिफ्लेक्ट कर देती है। एकदम सही। लाल लेजर जब लाल बारकोड पर पड़ेगी तो वो वापस लौट आएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे सफेद कागज से लौटती है। ओहो, मतलब मशीन की नजर में वहां कोई बारकोड है ही नहीं। बिल्कुल। मशीन हमारी आंखों की तरह रंगों को नहीं देखती, वो सिर्फ कॉन्ट्रास्ट मापती है कि कहाँ से रोशनी वापस आ रही है और कहाँ सोख ली गई है। तो स्कैनर को बस इंक और बैकग्राउंड के बीच का अंतर समझना होता है। और स्रोत में इसी को समझाने के लिए अलग अलग कागजों की रिफ्लेक्टेंस वैल्यू दी गई है। हाँ, कागज जितना हल्का होगा रिफ्लेक्टेंस उतनी ज्यादा होगी। जैसे नेचुरल क्राफ्ट पेपर की रिफ्लेक्टेंस 26 से 43% होती है और मॉटल्ड की 56 से 77%। और ब्लीच्ड पेपर जो एकदम चमकदार सफेद होता है उसकी 77 से 87% तक होती है। तो अगर कागज ज्यादा रोशनी रिफ्लेक्ट कर रहा है तो इंक को कम रिफ्लेक्ट करना चाहिए। बिल्कुल। स्ट्रोक के टेबल 1 के अनुसार मान लीजिए अब उसी क्राफ्ट पेपर का इस्तेमाल कर रहे हैं जिसकी रिफ्लेक्टेंस 31% है। तो उस पर जो इंक इस्तेमाल होगी उसकी रिफ्लेक्टेंस सिर्फ 2.5% या उससे कम होनी चाहिए। सिर्फ 2.5%? मतलब 31% बैकग्राउंड और 2.5% इंक। ये तो वैसा ही हो गया जैसे सफेद स्क्रीन पर पीले रंग का टेक्स्ट पढ़ना। हमारी आंखें चुंदिया जाती हैं। बिल्कुल, मशीन के साथ भी ऐसा ही होता है अगर कंट्रास्ट सही ना हो। और स्रोत में अनकोटेड स्टॉक पर 4 कलर कॉम्बिनेशंस को लेकर भी कुछ नियम दिए हैं ना? हाँ, अगर अनकोटेड स्टॉक पर 4 कलर प्रिंटिंग हो रही है तो किसी भी कलर की रिफ्लेक्टेंस वैल्यू 40% से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 40% से ज्यादा नहीं? हाँ, और इसमें गलती की गुंजाइश सिर्फ प्लस या -5% ही होती है। मतलब डिजाइनर को ये गणित हमेशा अपने दिमाग में रखना पड़ता है। बिल्कुल। अच्छा, ये तो बड़े प्रोडक्ट्स की बात हो गई, पर वो जो छोटे छोटे लिप बाम होते हैं उन पर तो इतना बड़ा यूपीसी बारकोड आ ही नहीं सकता। वहाँ क्वाइट जोन छोड़ना तो दूर की बात है। वहाँ तकनीक थोड़ा अलग रूप ले लेती है। छोटे स्केल के प्रोडक्ट्स के लिए यूपीसी वर्जन ई का इस्तेमाल होता है। और यूरोप में भी यही चलता है? यूरोपियन प्रोडक्ट्स के लिए EAN वर्जन 13 का इस्तेमाल किया जाता है। ये छोटे स्केल के कोड्स होते हैं जो कम जगह में जरूरी डेटा फिट कर देते हैं। पर ये यूपीसी कोड्स की एक बहुत बड़ी सीमा है। हाँ, उनकी क्षमता बहुत सीमित होती है। स्रोत के अनुसार एक स्टैंडर्ड यूपीसी कोड सिर्फ 20 न्यूमेरिक डिजिट तक ही स्टोर कर सकता है। मतलब आप ज्यादा से ज्यादा क्या बताएंगे? प्रोडक्ट आईडी और कीमत। सही कहा। पर आज के जमाने में अगर किसी ब्रांड को अपने प्रोडक्ट की पूरी कहानी बतानी हो तो क्या होगा? यहीं से 1D से 2D तक का सफर शुरू होता है। और यही एंट्री होती है QR कोड्स की, यानी क्विक रिस्पॉन्स कोड्स। हाँ, ये एक मैट्रिक्स बारकोड है जिसमें काले मॉड्यूल्स एक चौकोर पैटर्न में होते हैं और इनकी डेटा क्षमता आपको हैरान कर देगी। मुझे तो स्रोत पढ़कर ही हैरानी हुई। जहां यूपीसी सिर्फ 20 नंबर रोक पा रहा था, वहीं एक QR कोड 7089 कैरेक्टर्स तक होल्ड कर सकता है। 7089 कैरेक्टर्स, बहुत बड़ा जंप है ये तो ऐसा है जैसे आप किसी पुराने फीचर फोन के छोटे से SMS से सीधे एक स्मार्टफोन के पूरे एनसाइक्लोपीडिया पर शिफ्ट हो गए हों। बिल्कुल। और ये सिर्फ नंबर नहीं, अल्फा न्यूमेरिक और बाइट या बाइनरी डेटा भी एनकोड कर सकते हैं। और ये देखने में भी इतने बोरिंग नहीं होते। डिजाइनर्स इन्हें कस्टमाइज कर सकते हैं ना? हाँ, ब्रांड रिकॉग्निशन बढ़ाने के लिए इन्हें कलर, इमेजेस और अलग शेप्स के साथ कस्टमाइज किया जा सकता है। तो जब इतनी सारी जगह मिली गई है तो कंपनियां इन कोड्स में भर क्या रही हैं? स्रोत में इसके कई दिलचस्प उदाहरण हैं, जैसे एक वाइन की बॉटल। हाँ, वो वाइन वाला उदाहरण कमाल का है। आप बॉटल पर लगा QR कोड स्कैन करते हैं और वो आपको बताता है कि वाइन किन अंगूरों से बनी है, वाइन यार्ड का इतिहास क्या है और वाइन की रेटिंग क्या है। सिर्फ वाइन नहीं क्यों, आज QR कोड्स बिजनेस कार्ड्स पर V कार्ड के रूप में इस्तेमाल हो रहे हैं। हाँ, स्कैन किया और सीधा फोन बुक में कॉन्टैक्ट सेव। बिल्कुल।
इसके अलावा इवेंट की डिटेल्स, इंस्टॉलेशन इंस्ट्रक्शंस, किसी मशीन के रिप्लेसमेंट पार्ट्स की जानकारी, डायरेक्शंस, कूपन्स और यहाँ तक कि फीडबैक फॉर्म्स तक इनमें एम्बेड किए जा रहे हैं। मतलब रेस्टोरेंट के मेन्यू से लेकर टिकट स्टब्स तक हर जगह QR कोड्स हैं। पर इन्हें पढ़ते कैसे हैं? आज तो स्मार्टफोन्स में ही फ्री ऐप्स होते हैं या कैमरा ही पढ़ लेता है, पर स्रोत में कुछ डेडिकेटेड रीडर्स का जिक्र है, जैसे आईफोन के लिए iNigma या टैप रीडर। और एंड्रॉइड वालों के लिए? एंड्रॉइड के लिए स्कैन लाइफ या सिंपल बारकोड स्कैनर जैसे ऐप्स आते हैं। अच्छा, एक बात बताओ, एक डिजाइनर इन्हें बनाता कैसे है? कोई एक एक चौकोर बॉक्स ड्रॉ तो नहीं करता होगा? अरे नहीं, उसके लिए इंटरनेट पर कई फ्री और प्रीमियम QR जनरेटर्स मौजूद हैं। जैसे काइवा और UQR। UQR आपको कलर और फॉर्मेट कस्टमाइज करने की सुविधा देता है। और प्रीमियम वर्जन क्या खास करते हैं? प्रीमियम वर्जन्स ट्रैकिंग और एनालिटिक्स की सुविधा देते हैं। काइवा इसका बहुत अच्छा उदाहरण है, जो ट्रैकिंग के साथ सपोर्ट भी देता है। ट्रैकिंग मतलब जब कोई स्कैन करता है तो कंपनी को पता चल जाता है? हाँ, उन्हें डेटा मिलता है कि कोड कब, कहाँ और कितनी बार स्कैन हुआ। बाप रे, ये तो मार्केटिंग वालों के लिए सोने की खान है। मतलब डिजाइन सिर्फ सुंदर दिखने के बारे में नहीं है, ये मशीनों और इंसानों के बीच एक सटीक संवाद, एक प्रिसाइज कम्युनिकेशन बनाने का नाम है। बिल्कुल, डिजाइन एक तरह की अदृश्य भाषा बन चुका है। सच में आज का ये विश्लेषण बहुत ही आंखें खोलने वाला था। चर्चा को समेटते हुए मैं एक बार फिर हमारे सुनने वालों को याद दिला दूं कि चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, अगर ये किताब पढ़नी है तो स्क्रीन पर दिए QR कोड को स्कैन करें या डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक करें। और जाने से पहले जो लोग आज जुड़े हैं उनके लिए एक सोचने वाला विचार छोड़ना चाहूंगी। बिल्कुल, बताइए। आज हमने देखा कि कैसे हम 20 डिजिट की लाइन से 7000 कैरेक्टर्स वाले QR मैट्रिक्स तक पहुंच गए। पर जरा सोचिए, जब डेटा स्टोरेज और ऑगमेंटेड रियलिटी यानी AR और एडवांस्ड हो जाएंगे तो क्या होगा? क्या होगा? क्या भविष्य में पैकेजिंग पर से ये विजिबल कोड्स पूरी तरह गायब हो जाएंगे? गायब? हाँ। क्या आने वाले वक्त में पूरा का पूरा प्रोडक्ट ही अपने आप में एक अदृश्य यानी इनविजिबल कोड बन जाएगा, जिसे सिर्फ स्मार्ट ग्लासेस ही पढ़ सकेंगे? उफ, ये तो किसी साई-फाई फिल्म जैसा लग रहा है। पर जिस रफ्तार से तकनीक आगे बढ़ रही है, कुछ भी मुमकिन है। मेरी उत्सुकता तो अब और बढ़ गई है। और इसी जबरदस्त विचार के साथ हम आज की इस डीप डाइव को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।